नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थ का सामान्य गुण। तो पदार्थ पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्य होती है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय से कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होती है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय से कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि। पदार्थ के मुख्य 3 अवस्था होती थी: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव्य, गैस के कुछ सामान्य गुण। बढ़ते से घटते क्रम में। गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा सबसे अधिक गैस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। घनत्व सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद गैस में होती है। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद गैस में होती है। अंतराण्विक आस्थान सबसे अधिक गैस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। प्रत्यास्था सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ससंजक बल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद गैस में होती है। विसरण सबसे अधिक गैस में होती है, उसके बाद द्रव्य में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता है। नोट: ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्था होती हैं। एक है प्लाज्मा अवस्था और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा पदार्थ की 2 और अवस्था होती है। एक है प्लाज्मा अवस्था, दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। एक में प्लाज्मा अवस्था। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 तक हो सकता है। प्लाज्मा अवस्था एक आयनित अवस्था है। प्लाज्मा प्रायः विसर्जन नालिका, नाभिकीय रिएक्टर आदि में पाए जाते हैं। सूर्य और तारों की ऊष्मा ऊर्जा चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। प्लाज्मा अवस्था विद्युत की सुचालक होती है। दूसरा का है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। 1920 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ बोस ने 5वीं अवस्था की कुछ गणना की थी। इसी के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए कार्नेल बीमैक्टरले को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है पदार्थ के सामान्य गुण। दाब। यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है सतह पर दाब लग रहा है। यदि किसी सतह के स्रोत पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा हो तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है, अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। पृष्ठ या सतह पर लगने वाला दाब उस सतह पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है, अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाती है। या प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल दाब कहलाती है। दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल F बटे पृष्ठ के क्षेत्रफल A। दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल PA होता है। दाब की विमा m⁻1 l⁻⁻1 t⁻⁻2 होता है। बार तथा मिलीबार ऋतु विज्ञान में वायुमंडल के दाब को प्रायः बार अथवा मिलीबार में प्रदर्शित करते हैं। एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल होता है। 1 मिलीबार 10⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
या 10 के पावर 2 पास्कल होता है। 1 मिलीबार बराबर 10 के पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 के पावर 2 पास्कल होता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होती है। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होती है। द्रवों का दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ठोस का दाब कहते हैं। चूंकि द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ठोस का दाब कहते हैं। चूंकि द्रव के अणु सभी दिशाओं में समान रूप से गति करते हैं, अतः किसी बिंदु पर द्रव का दाब भी सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब की गणना सूत्र दाब बराबर रोजी एच प्लस वायुमंडलीय दाब। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब की गणना सूत्र दाब बराबर रोजी एच प्लस वायुमंडलीय दाब, जहाँ एच द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, जहाँ एच द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, रो बाई डी द्रव का घनत्व, रो बाई डी द्रव का घनत्व, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण। अतः स्पष्ट है कि द्रव का दाब द्रव के घनत्व, सतह से गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है जिसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। अतः स्पष्ट है कि द्रव का दाब द्रव के घनत्व, सतह के गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव का दाब बर्तन जिसमें वह रखा जाता है उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव का कुल दाब वायुमंडलीय दाब प्लस रोजी एच होता है। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव का कुल दाब वायुमंडलीय दाब प्लस रोजी एच होता है। नोट, तरल वे पदार्थ है जिसमें वहनहीनता फ्लो का गुण होता है। ये बर्तन का आकार धारण करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह द्रव्य व गैस दोनों तरल है। तरल किसे कहेंगे? तरल वे पदार्थ है जिसमें वाहनीय का गुण होता है। ये बर्तन का आकार धारण करने की क्षमता रखता है। इस तरह द्रव व गैस दोनों तरल ही है। अगला है द्रव का दाब का नियम। एक में है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता है। 2 में है, एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। एक ही गहराई पर द्रव के चारों ओर का दाब समान होता है। 3 में है, किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। द्रव पात्र में द्रव्य सिर्फ उसकी ऊर्ध्व गहराई पर निर्भर करता है, न कि नली के आकार या चौड़ाई पर। किसी द्रव के एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होती है। द्रव पात्र में द्रव्य सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, न कि नली के आकार या चौड़ाई पर। चौथा है, समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब अधिक होता है। समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, अर्थात अधिक घनत्व वाले द्रव का दाब अधिक होता है। अगला है पास्कल के नियम। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होती है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होती है। गुरुत्व बल को अप्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव दाब बढ़ता है, परंतु समान गहराई पर द्रव दाब तब भी समान होता है। गुरुत्व बल को अप्रभावी मानने पर गहराई के साथ द्रव दाब बढ़ता जाता है, परंतु समान गहराई पर द्रव का दाब भी समान रहता है। किसी बर्तन में बंद द्रव्य के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव्य द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित कर दिए जाते हैं। किसी बर्तन में बंद द्रव्य के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव्य द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में वितरित कर दिए जाते हैं। बर्तन का आकार द्रव
दाब को प्रभावित नहीं करती हैं। बर्तन का आकार द्रव्य दाब को प्रभावित नहीं करती हैं। नोट है, पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव्य चलित यंत्र बनाए गए हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि। पास्कल के नियम के अनुसार पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव्य चलित यंत्र बनाए गए, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि। ये मशीनें पास्कल के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करते हैं। द्रव्य लगभग असंपीडनीय होते हैं, अर्थात दाब देकर उसके आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। द्रव्य लगभग असंपीडनीय होते हैं, अर्थात दाब देकर उसके आयतन को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। हाइड्रोलिक मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। अगला है दाब पर आधारित उदाहरण। कुंदरा या थोथरा अर्थात भोंधा चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। भूथरा चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। 2 में भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं। भारी बोझा ढोने वाले ट्रकों का टायर को चौड़ा बनाया जाता है। वायुयान में बैठे यात्री की फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम हो जाता है तथा शरीर से अधिक रक्तदाब के कारण उनके नाक आदि से खून के बाहर आने की संभावना रहती है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को वायुयान से यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है, अतः इसके शरीर के अधिक रक्तदाब के कारण उनके नाक आदि से खून के बाहर आने की संभावना रहती है। अगला है गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी, डाल्डा, नारियल तेल इत्यादि। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके गर्म करने पर आयतन में कमी होती है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे ढलवा लोहा, बिस्मत, बर्फ इत्यादि। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी होती है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम हो जाती है, जैसे ढलवा लोहा, बिस्मत, बर्फ इत्यादि। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे के बर्फ का गलनांक कम हो गया रहता है। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्योंकि नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे की बर्फ का गलनांक कम होता है। दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्लवन। किसी वस्तु का किसी द्रव में तरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का किसी द्रव में तरने को प्लवन कहते हैं। प्लवन वस्तु के भार व द्रव के उत्क्षेप पर निर्भर करता है। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया। जल के उत्क्षेपण का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और एक सिद्धांत दिया, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये भार बल है। भार बल नीचे लगेगा और उत्क्षेप बल, प्रणोद बल, उत्प्लावन बल ये ऊपर की ओर लगेगा। भार बल तथा उत्क्षेप या प्रणोद एक दूसरे के विपरीत होती है। भार बल तथा उत्क्षेप या प्रणोद एक दूसरे के विपरीत होती है। उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन केंद्र के समानुपाती होती है। उत्प्लावनता का केंद्र विस्थापित द्रव के आयतन केंद्र के समानुपाती होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है। जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्णतः रूप से डुबाया जाता है, तो उस वस्तु पर विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं।
जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है, जिसे उत्प्लावन या उत्क्षेप बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। जैसे लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती रहती है। जैसे लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती रहती है। जहाजों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। जहाजों में गति की वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। उत्प्लावन बल बराबर भार में आभासी कमी बराबर हटाया गया द्रव का भार। उत्प्लावन बल बराबर भार में आभासी कमी बराबर हटाया गया द्रवों का भार। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है आपेक्षिक घनत्व की सहायता से। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तथा 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। पानी का घनत्व 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। मैनोमीटर, सरल वायुदाबी सिंपल बैरोमीटर, प्रोटीन वायुदाब मापी, निद्रव वायुदाब मापी, ऊंचाई मापी या तुंग मापी अर्थात अल्टीमीटर, ये सभी यंत्र द्रव दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। मैनोमीटर, सरल वायुदाब मापी सिंपल बैरोमीटर, प्रोटीन वायुदाब मापी, निद्रव वायुदाब मापी, ऊंचाई मापी या तुंग मापी अर्थात अल्टीमीटर, ये सभी यंत्र द्रव दाब व आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। मैनोमीटर किसे कहेंगे? गैसों का दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। घनत्व किसे कहेंगे? किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। घनत्व द्रव्यमान m/आयतन भी घनत्व का ऐसा मात्रक kg पर मीटर क्यूब होती है। घनत्व का ऐसा मात्रक kg पर मीटर क्यूब होती है। घनत्व की विमा m⁻1 l⁻³ होती है। ट्रिक, जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम होगा, जिसमें तैरेगा जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक होगा। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण एवं तथ्य। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा। मक्खन का घनत्व कम होता है दूध की अपेक्षा। मक्खन का घनत्व कम होता है दूध की अपेक्षा। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा। लाइफ जैकेट का सिद्धांत, यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। लाइफ जैकेट किसे कहेंगे? यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देती है। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होती है। लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होती है किंतु पानी से अधिक होती है। आपेक्षिक घनत्व किसे कहेंगे? जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रक और विमाहीन राशि है, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात होता है। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व मात्रक और विमाहीन राशि है, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात का मात्रक होता है। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। दुग्ध मापी अर्थात लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिससे दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता का पता लगाया जाता है। दुग्ध मापी अर्थात लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, जिससे दूध का घनत्व मापकर उसका शुद्धता का पता लगाया जाता है। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तर रहा है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पात्र में पानी का तल अपवर्तित रहता है, अर्थात पानी का तल पहले जैसा ही रहेगा। अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना।
आंधी तूफान की संभावना, बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना, आंधी तूफान का आना। पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा होने की संभावना। पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना, वर्षा होने की संभावना। पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, दिन साफ रहने की संभावना। पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, दिन साफ रहने की संभावना। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो आर्कमिनीज के सिद्धांत पर आधारित है। पनडुब्बी जल में डूबकर तैर सकने वाला जलयान है जो आर्कमिनीज के सिद्धांत पर आधारित है। ससंजक तथा आसंजक बल। ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल अर्थात कोहेसिव फोर्स, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। आसंजक बल, आसंजक असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना आसंजक बल या एडहेसिव फोर्स है। चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, यह भी एडहेसिव फोर्स के उदाहरण हैं। नोट, पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारे का ससंजक बल मजबूत होने के कारण। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारे का ससंजक बल मजबूत होने के कारण। पारा कांच पर नहीं पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे और कांच का आसंजक बल कमजोर होने के कारण। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, पारे और कांच का आसंजक बल कमजोर होने के कारण। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी कांच पर चिपक जाती है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल अधिक होता है पानी की तुलना में। पारा कांच पर नहीं चिपकता है, जबकि पानी कांच पर चिपक जाती है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल अधिक होता है पानी की तुलना में। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव किसे कहेंगे? पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रक केजी पर सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र m के पावर 1 t के पावर -2। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र m के पावर 1 t के पावर -2। यदि किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल a बढ़ाने के लिए W कार्य करना पड़े तो द्रव का पृष्ठ तनाव W/A कार्य बटे क्षेत्रफल। अतः पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल बटे मीटर स्क्वायर भी होता है। भी होता है। नोट, पृष्ठ तनाव सबसे अधिक शहद में होगा, उसके बाद पानी में होगा, उसके बाद केरोसिन तेल में होगा। तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांति ताप पर शून्य हो जाता है। तापमान के बढ़ने से द्रव के पृष्ठ तनाव का मान घटता है और क्रांति ताप पर शून्य हो जाता है। पृष्ठ तनाव के उदाहरण वर्षा की बूंद या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। वर्षा के बूंद या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैराई जा सकती है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरता रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है। गर्म खाना या सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म सूप या खाने का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह फैल जाता है। जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने में पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वह मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़े ज़्यादा साफ होते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि
जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उस पर तेल डाल दिया जाता है। अगला है केशिकत्व। किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतारना केशिकत्व कहलाती है? किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतारना केशिकत्व कहलाती है? किस नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है? किस नली बहुत पतली एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है? माना डी बराबर घनत्व, आर बराबर किस नली की त्रिज्या, टी बराबर पृष्ठ तनाव, थीटा बराबर स्पर्श कोण, एच बराबर द्रव का चढ़ान या उतरान, जी बराबर गुरुत्वाकर्षण। तो एच बराबर 2t cos थीटा बटे आर डी जी होगा। समानतः जो द्रव्यकांश को भिगोता है वह किस नली में ऊपर चढ़ता है और जो द्रव्यकांश को नहीं भिगोता है वह नीचे उतर जाता है। समानतः जो द्रव्यकांश को भिगोता है वह किस नली के ऊपर चढ़ता है और जो द्रव्यकांश को नहीं भिगोता है वह नीचे उतर जाता है। किस नली में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव ही होता है? किस नली में द्रव के चढ़ने या उतरने के कारण पृष्ठ तनाव ही होता है? नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान बढ़ जाता है तथा अधिक होने पर घटता है। नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान बढ़ता है तथा अधिक होने पर घट जाता है। केशिकत्व के उदाहरण: ललटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। ललटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना। थीन ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही डालने से स्याही का फैलना। थीन ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही डालने से स्याही का फैलना। पेड़ पौधे की शाखाओं में खनिज लवण का संचरण। पेड़ पौधे की शाखाओं में खनिज लवण का संचरण। वर्षा के पश्चात किसान खेतों की जुताई कर देता है जिससे मिट्टी में बनी केस नली टूट जाती है और पानी नीचे की ओर नहीं आ पाता है जिससे नमी बनी रहती है। वर्षा के पश्चात किसान खेत की जुताई कर देते हैं जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, केस नलियाँ टूट जाती है और पानी नीचे की ओर नहीं जाती है और नमी बनी रहती है। पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस तथा पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस तथा पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला है श्यानता। तरल की सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल तथा यह गुण श्यानता कहलाती है। तरल के सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं तथा यह गुण श्यानता कहलाती है। श्यानता तरल के गाढ़ापन को दर्शाती है। श्यानता तरल को गाढ़ापन को दर्शाती है। जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उसे हिलाने में उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। जिस तरल में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उसे हिलाने में उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। श्यानता का क्रम: सबसे अधिक शहद में होगा, उसके बाद पानी में होगा, उसके बाद केरोसिन में होगा, उसके बाद पेट्रोल में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। श्यानता तरल अर्थात द्रव्य और गैस का गुण है। श्यानता तरल अर्थात द्रव्य और गैस का गुण है। अतः ठोस की श्यानता शून्य होती है। पानी में चलना कठिन होता है जमीन या वायु की अपेक्षा क्योंकि पानी का श्यानता अधिक होती है। पानी में चलना कठिन होती है जमीन या वायु की अपेक्षा क्योंकि पानी का श्यानता अधिक होती है। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते रहते हैं। बादल के कण वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से घटती है जबकि द्रव्य की श्यानता ताप के बढ़ने से घटती है जबकि गैस की श्यानता ताप के बढ़ने से बढ़ती है। द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से घटती है जबकि गैस की श्यानता ताप के बढ़ने से बढ़ती है। वह तरल जिसके लिए संपीड्यता तथा श्यानता दोनों ही शून्य होते हैं आदर्श द्रव्य कहलाता है, परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव नहीं है। वह तरल जिसके लिए संपीड्यता तथा श्यानता दोनों ही शून्य है आदर्श द्रव्य कहलाती है, परंतु प्रकृति में ऐसा तरल संभव नहीं है। श्यानता का गुण: किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुण के द्वारा मापा जाता है जो निम्न सूत्र से स्पष्ट है। ए बराबर नीटा ए dV बटे dx। नीटा श्यानता गुणांक, एफ श्यान बल, ए प्रत्येक परत का क्षेत्रफल, dV बटे dx वेग प्रवणता। नीटा का एएसआई मात्रक केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है। नीटा की विमा m के पावर 1 l के पावर -1 t के पावर -1 होता है। श्यानता का गुण तरल पदार्थ हो द्रव गैस में ससंजक बल के कारण ही उत्पन्न होती है। श्यानता का गुण तरल पदार्थ
पदार्थ द्रव गैस में ससंजक बल के कारण ही उत्पन्न होती है। तरलता व श्यानता में संबंध। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी अधिक ज्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस तरल की श्यानता जितनी कम होगी उसकी तरलता उतनी ज्यादा होगी। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ती है। द्रव का अनुभार बढ़ने से उसकी श्यानता बढ़ती है। स्टोक का नियम। इन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि r त्रिज्या की गोली किसी पूर्णतः समांग या अनंत विस्तार वाले तरल माध्यम से भी वेग से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाला श्यान बल F बराबर 6 पाई नीटा आर भी होता है। इन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि r त्रिज्या की गोली किसी पूर्णतः समांग या अनंत विस्तार वाले तरल माध्यम से भी वेग से गति करे तो गोली पर कार्य करने वाला श्यान बल F बराबर 6 पाई नीटा आर भी होता है। द्रव की श्यानता मापने में स्टोक के नियम का उपयोग करते हैं। द्रव की श्यानता मापने में स्टोक के नियम का प्रयोग करते हैं। बर्नौली का सिद्धांत। इसके अनुसार जब कोई असंपंडनीय तथा अश्यान द्रव्य अथवा गैस एक दूसरे से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रभावित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा दोनों सिरों पर नियत रहती है। इसके अनुसार जब कोई असंपंडनीय तथा अश्यान द्रव्य अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रभाव में प्रभावित होती है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा दोनों सिरों पर नियत रहती है। अर्थात P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर एक नियतांक। इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। इस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा के बढ़ने से दाब घटता है तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग। बेंजूरीमीटर। बर्नौली प्रमेय का बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रभाव की दर ज्ञात की जाती है। बेंचूरीमीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है जिसकी सहायता से किसी नली में द्रव के प्रभाव की दर ज्ञात की जाती है। कनित्र एटोमाइजर। कनित्र या एटोमाइजर यह भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है। इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा किया जाता है। इसका उपयोग चित्रकारी, रंगाई, इत्र छिड़कने तथा नाक कान के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। कनित्र या एटोमाइजर यह भी बर्नौली प्रमेय पर आधारित उपकरण है। इसकी सहायता से बूंदों का फुहारा किया जाता है। इसका उपयोग चित्रकारी, रंगाई, इत्र छिड़कने तथा नाक कान के डॉक्टर द्वारा किया जाता है। फिल्टर पंप वैक्यूम क्रिएटर भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिल्टर पंप वैक्यूम क्रिएटर भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्नौली के उदाहरण। तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाना। तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाना। कमानेदार तुला के नीचे गमछा हिलाने से गतिज ऊर्जा बढ़ता है, उसके कारण दाब घटता है। कमानेदार तुला के नीचे गमछा हिलाने से गति ऊर्जा बढ़ता है, इसके कारण दाब घटता है। जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर तेजी से आती है तो लोगों को दूर हटने की सलाह दी जाती है क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ने से दाब घट जाती है। गहरा जल सदैव शांत होता है क्योंकि जहाँ जल गहरा होगा वहाँ द्रव का स्थैतिक दाब अधिक होगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहाँ जल का वेग कम होगा वहाँ जल शांत रहेगा। गहरा जल सदैव शांत होता है क्योंकि जहाँ जल गहरा होगा वहाँ द्रव का स्थैतिक दाब अधिक होगा। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जहाँ जल का वेग कम होगा वहाँ जल शांत रहेगा। अविरलता का सिद्धांत। यदि कोई असंपीडनीय एवं अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में बह रहा हो तथा उसका प्रभाव धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल समान रहता है। यदि कोई असंपीडनीय एवं अश्यान द्रव्य अर्थात आदर्श द्रव्य असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली में बह रहा हो तथा उसका प्रभाव धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा द्रव के वेग का गुणनफल समान रहता है। इसे ही अविरलता के सिद्धांत कहते हैं। इसे ही अविरलता के सिद्धांत कहते हैं। क्रांति वेग। क्रांति वेग किसे कहेंगे? यदि द्रव के प्रभाव का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रभाव धारा रेखीय प्रवाह होता है अर्थात द्रव का प्रत्येक। यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो द्रव का प्रभाव धारा रेखीय प्रवाह होता है अर्थात द्रव का प्रत्येक
कण उसी बिंदु से गुजरती है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था। प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरती है जिससे उसके पहले वाला कण गुजरा था। इस निश्चित वेग को क्रांति वेग कहते हैं। इस निश्चित वेग को क्रांति वेग कहते हैं। यदि द्रव का वेग क्रांति वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रभाव धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध प्रभाव हो जाती है। यदि द्रव का वेग क्रांति वेग से अधिक होता है तो द्रव का प्रभाव धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध प्रभाव हो जाता है। विक्षुब्ध प्रभाव के कारण द्रव टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग या भावनदार उत्पन्न होती है। यदि द्रव का वेग क्रांति वेग से अधिक होती है तो द्रव का प्रभाव धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध प्रभाव हो जाती है। विक्षुब्ध प्रभाव के कारण द्रव टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग या भावादार हो जाता है। नोट: जब द्रव के बहने का वेग क्रांति वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है, और यदि द्रव के बहने पर वेग क्रांति वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जब द्रव के बहने का वेग क्रांति वेग से कम होता है तो उसका बहना मुख्यतः श्यानता पर निर्भर करता है, और यदि द्रव के बहने का वेग क्रांति वेग से अधिक होता है तो द्रव का बहना मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। सीमांत वेग: जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद यह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। जैसे पैराशूट की सहायता से नीचे उतरना सैनिक सीमांत वेग के से पृथ्वी पर उतरता है। जैसे पैराशूट की सहायता से नीचे उतरता सैनिक सीमांत वेग से ही पृथ्वी पर उतरता है। सुघट्यपन: बिना भंजन टूटना, बिना भंजन अर्थात टूटना, बिना भंजन के पदार्थ को विपरीत होने की योग्यता सुघट्यपन कहलाती है। बिना भंजन के पदार्थ के विपरीत होने की योग्यता सुघट्यपन कहलाती है। जैसे प्लास्टिक, बेकेलाइट, टेफ्लॉन इत्यादि। प्रत्यास्था: जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जब हटा लिया जाता है तो वह पुनः उसी आकार में आ जाती है। वह गुण प्रत्यास्था कहलाती है। जब वस्तु को बल लगाकर खींचा जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और जब हटा लिया जाता है तो वस्तु पुनः उसी आकार में आ जाती है। यह गुण प्रत्यास्था कहलाती है। जैसे रबर, स्प्रिंग, क्वार्ट्ज इत्यादि। यदि कोई वस्तु विरूपक बल लगने के बाद हटा ली जाए और वस्तु पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है तो इसे इलास्टिसिटी प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। यदि वस्तु पर विरूपक बल लगाने के बाद हटा लिया जाए और वस्तु पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है तो उसे इलास्टिक प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। यदि विरूपक बल लगाकर हटा लेने पर भी वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं आती है तो उसे पूर्ण सुघट्य कहते हैं। यदि विरूपक बल लगाकर हटा लेने पर भी वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं आती है तो उसे पूर्ण सुघट्य कहते हैं। क्वार्ट्ज सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है। गीली मिट्टी व मोम सबसे अधिक सुघट्य है। प्रत्यास्थता क्रम: क्वार्ट्ज, हाथी का दांत, रबर की गोली, मोम, गीली मिट्टी इत्यादि। 2 में सबसे अधिक क्वार्ट्ज का, उसके बाद स्टील का, उसके बाद हाथी का दांत, उसके बाद रबर की गोली, उसके बाद मोम। विकृति: परिवर्तित लंबाई तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। परिवर्तित लंबाई तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति का फॉर्मूला क्या होगा? विकृति बराबर परिवर्तित लंबाई बटे मूल लंबाई। विकृति मात्रकहीन विमाहीन होती है। विकृति मात्रकहीन एवं विमाहीन होती है। नोट: लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन में परिवर्तन को आयतन विकृति तथा आकृति में परिवर्तन को अपरूप विकृति कहते हैं। लंबाई में परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन में परिवर्तन को आयतन विकृति तथा आकृति में परिवर्तन को अपरूप विकृति कहते हैं। प्रतिबल: बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल किसे कहेंगे? बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, अर्थात केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रतिबल का विमा
m की पावर 1 t की पावर -1 t के पावर m की पावर 1 l के पावर -1 t के पावर -2 होता है। हुक का नियम, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, अर्थात प्रतिबल समानुपाती है विकृति के, प्रतिबल बराबर ई विकृति, अर्थात ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। प्रत्यास्थ गुणांक को ई से सूचित किया जाता है, अर्थात ई बराबर प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नोट, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। आदर्श तरल घर्षण रहित और असंपीडनीय होता है, आदर्श तरल घर्षण रहित और असंपीडनीय होता है।